नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और ये एक ऐसी खबर है जो चीन को खबरदार करने के लिए काफी है। पूर्वी लद्दाख में भारत ने पैरा स्पेशल फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया है। चीन के साथ अगर झड़प होती है तो भारत के ये पैरा स्पेशल फोर्स अपना दम दिखाएंगे। आपको बताते चले 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक में भी पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने कई आतंकी अड्डों को तबाह किया था और अब पूर्वी लद्दाख में इनकी तैनाती की गई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की हिंदुस्तान की है तैयारी। अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, सर्जिकल स्ट्राइक में भी हिस्सा ले चुके हैं ये कमांडोज, इनकी तैनाती की गई है। मकसद क्या इसका निकाला जाए और साथ ही चीन के लिए कितना बड़ा खतरा? The person you are speaking. अभिषेक के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से दर्शकों को हम बताते हैं पूर्वी लद्दाख में भारत ने पैरा स्पेशल फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया है। चीन के साथ अगर झड़प होती है तो भारत के ये पैरा स्पेशल फोर्स अपना पूरा दम दिखाएंगे। 2017 में आपको याद भी होगा पाकिस्तान के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें भी पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने कई आतंकी अड्डों को तबाह किया था। यानी पाकिस्तान को सबक सिखा चुके हैं ये, और अब बारी चीन की है। चीन अगर कोई भी इस तरह की हमाकत करता है तो फिर उसको मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैनाती, ऑपरेशन रोल्स के लिए स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। आपको बता दें, एक के बाद एक भारत सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। एक तरफ जहां चीन के खिलाफ की गई है बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक, तो वहीं दूसरी तरफ अब लद्दाख में भी है पूरी तैयारी, जिसके मद्देनजर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, पैरा स्पेशल फोर्स की तैनाती इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और चीन के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी भी। उधर चीन की साजिशों को देखते हुए जहां एक और सैन्य ताकत को बढ़ाया जा रहा है, वहीं चीन को एक के बाद एक आर्थिक झटके भी दिए जा रहे हैं, जिसके बाद चीनी मीडिया बौखला सा गया है। भारत ने एक बार फिर से साफ किया है कि चीन की साजिशों को देखते हुए डिजिटल स्ट्राइक का फैसला बिल्कुल सही है। सीमा पर चीन की गुस्ताखी और डिजिटल तरीके से भारत में घुसने की चाल को हिंदुस्तान ने डिजिटल स्ट्राइक करके नाकाम कर दिया है। 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के फैसले को केंद्र सरकार की हाई लेवल कमेटी ने भी सही माना है। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। यह है भारत का संकल्प और साहस, यह हमें समझना चाहिए। हिंदुस्तान से कमाई करने वाला ड्रैगन भारत के खिलाफ ही साजिश रच रहा है। यही वजह है कि सिर्फ ऐप ही नहीं बल्कि चीन के सामान पर ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी है। वहीं सरकार अब आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर दे रही है। हम लोग भी ये प्लेज लेते हैं कि जो भारत में बनता है सामान वो खरीदेंगे, ये नहीं कि चाइनीज सामान। कन्वेंशनल पावर सिस्टम में सभी चीज बनते हैं, लेकिन फिर भी सस्ते दाम पर वो यहाँ पर डंप कर रहा है, उसको हम बंद करेंगे। भाई सिक्योरिटी थ्रेट, उसको हम बंद करेंगे। चाइना को आर्थिक रूप से तोड़ने की जरूरत है, और इसमें भी मैं आम आदमी से कहना चाहूंगा कि हम चाइनीज वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें, हम इससे बचें। भारत के इस एक्शन का दर्द अब चीन की मीडिया में भी छलकने लगा है। कल तक भारत में रोजगार की समस्या का हवाला देने वाला ग्लोबल टाइम्स अब टिकटॉक के नुकसान का हिसाब लगा रहा है। ग्लोबल टाइम्स की माने तो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को 6 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो से हटने का फैसला लिया है। पीएम मोदी साल 2015 में वीबो से जुड़े थे। वहीं चीन के खिलाफ एक्शन का अमेरिका ने भी समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की प्रतिनिधि रह चुकी निकी हेली ने कहा कि भारत लगातार दिखा रहा है कि वह चीन के आक्रामक रवैये के आगे झुकने वाला नहीं है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी भारत के इस फैसले का स्वागत किया था। बहरहाल भारत के आर्थिक जंग के ऐलान के बाद चीन की हालत पतली हो रही है। वहां के बाजार में भूकंप आ गया है। आज तक ब्यूरो।
तो देखा आपने चीन के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी, एक तरफ डिजिटल स्ट्राइक, ये आर्थिक युद्ध, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार स्पेशल फोर्स की तैनाती की जा रही है लद्दाख क्षेत्र में, ताकि चीन की हर हरकतों का माकूल जवाब दिया जा सके। और अब देश तक में अगली बड़ी खबर आपको देते हैं। कल केंद्र सरकार से जारी एक चिट्ठी में प्रियंका गांधी को सरकारी आवास छोड़ने का फरमान सुनाया गया है। कांग्रेस इस आदेश से नाराज हो गई, आरोप लगाया कि ये आदेश गांधी नेहरू परिवार के प्रति नफरत की वजह से जारी किया गया है। चोट लगी और जोर की लगी, मगर दिखा नहीं सकते। बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से दिल्ली का बंगला खाली कराने की हो रही है। कांग्रेस को सरकार का यह फैसला अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कांग्रेस ने मसले को गांधी नेहरू खानदान से सरकार की कथित नफरत से जोड़ दिया है। कांग्रेस नेताओं के बयान सुने, उससे पहले 1 जुलाई की सरकारी नोटिस में क्या लिखा है वो देख लें। इस नोटिस में लिखा है, गृह मंत्रालय से आपकी एसपीजी सुरक्षा छीनने और Z+ सुरक्षा मिलने के बाद सुरक्षा कारणों से सरकारी घर मिलने का प्रावधान नहीं। आपका टाइप 6B घर नंबर 35 लोधी एस्टेट नई दिल्ली के घर का आवंटन 1 जुलाई 2020 से रद्द होता है। प्रियंका से एसपीजी सुरक्षा छीनी, तब भी कांग्रेस ने हाय तौबा मचाई थी। 1997 से आवंटित दिल्ली का घर छिना, तो भी कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। मोदी जी, आपका और आदित्यनाथ जी का विचलन भरा तरीका पूरा देश जानता है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और भाजपा की सरकार के कारनामों को बार बार उजागर करती हैं। अब तो सरकार इतनी गिर गई कि प्रियंका गांधी जी के मकान को खाली करवाने का नोटिस दे दिया। वैसे दिल्ली का बंगला छीनने के बाद प्रियंका लखनऊ में ही अपना ठिकाना बनाने का मन बना रही है। लखनऊ के हजरतगंज में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की मामी का मकान है, वहां प्रियंका शिफ्ट हो सकती है। इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये बंगले के भीतर का हिस्सा है, कॉल हाउस है, जो कि गोखले मार्ग है। गोखले मार्ग लखनऊ का बेहद पॉश इलाका माना जाता है और बहुत पुराने यहाँ पर जो बड़े लोग हैं वो रहते रहे हैं। और इसी जगह पर शीला कौल रहती थी। यहाँ इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तमाम लोगों से जुड़ी हुई यादें भी हैं। नेताओं के बंगले की राजनीति नई नहीं है, लेकिन बीजेपी ने प्रियंका से राजनीति के कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। देखो भैया, जनधन पे कितने मजे करोगे? अब तो जनता यही पूछ रही है कि अब और घर का तेरे कितना हम सम्मान करें, तुम्हें करें, तेरे बच्चों को भी सलाम करें। तो जनता तो ये आज पूछ रही है। अब जिन कारणों से हुआ वो कारण अब है नहीं, सिक्योरिटी के रीजन से, सिक्योरिटी का एसपीजी जो कवर था उसके रीजन से, तो इसको पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल रूप में देखना ही नहीं चाहिए। वैसे बंगले की इसी रसाकशी के बीच पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम के बेटे कार्ति ने प्रियंका को यूपी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने की मांग कर दी है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो देखा आपने किस तरह से राजनीति बंगले को लेकर छिड़ी हुई है। बीजेपी के अपने दांव हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि गांधी नेहरू परिवार की वजह से ही बार बार सरकार की ओर से इन पर निशाना साधा जा रहा है। आगे बढ़ते हुए बात अब हम कोरोना की करेंगे, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार हिंदुस्तान में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन पहले बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के मामले 90,000 तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार प्लाज्मा थेरेपी को और बढ़ाने पर जोर दे रही है। दिल्ली के लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की गई है। वहीं एनसीआर के हालातों पर अमित शाह लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने देश की राजधानी को झकझोर कर रख दिया। कोरोना के खिलाफ इस जंग में अब दिल्ली बड़े स्तर पर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। दिल्ली के ILBS अस्पताल में देश का पहला प्लाज्मा बैंक तैयार कर लिया गया है, जिसका दौरा आज अरविंद केजरीवाल ने किया। उन्होंने जनता से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। आप जब वहां पे पहुंचेंगे ILBS में, तो आपके बेसिक कुछ टेस्ट्स वहां पे किए जाएंगे और उसके बाद आपका प्लाज्मा लिया जाएगा। प्लाज्मा लेने में 45 मिनट से 1 घंटा लगता है बस। दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक नंबर जारी किया, जिसमें डोनर को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद एक डॉक्टर का डोनर को कॉल आएगा, फिर प्लाज्मा डोनेट करने का टाइम फिक्स होगा। डोनर के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। ILBS अस्पताल में एक बेसिक टेस्ट किया जाएगा। प्लाज्मा लेने में 45 मिनट से 1 घंटा लगता है।
इसके अलावा डोनर को एक गौरव पत्र दिया जाएगा। तो 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का वक्त यहाँ पर लगता है डोनेट करने में प्लाज्मा। लेकिन जब आप प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो ये डॉक्टर्स की जो टीम है वो आपकी बेसिक जांच करती है। वो जांच करती है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, आप कहीं इंसुलिन तो नहीं लेते हैं, आपको कहीं फीवर तो नहीं है। ऐसी बहुत सी अहम बातों का ध्यान में रखकर यहाँ पर प्लाज्मा डोनेशन की शुरुआत की जाती है। प्लाज्मा थेरेपी के अलावा कोरोना से लड़ाई में बाकी विकल्पों पर भी काम जोरों से चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ड्रग डिस्कवरी हैकाथन परियोजना शुरू की, जिसमें छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसका उद्देश्य कोविड की एक दवा विकसित करना है। उसकी खोज पहले इस हैकाथन में कंप्यूटर के माध्यम से की जाएगी और फिर उसके विभिन्न स्टेजेस के माध्यम से उन कुछ दवाइयों को खोज करने में और सहायता मिलेगी। उधर दिल्ली एनसीआर में कोरोना के हालात को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और यूपी के मुख्यमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। वहीं बैठक में अधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल हुए। मीटिंग में कोरोना के मौजूदा हालात से निपटने को लेकर चर्चा की गई। वहीं ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया गया। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिल्ली के गोविंदपुरी कोविड-19 सेंटर का दौरा किया, जहां उनके साथ सांसद रमेश विधुड़ी भी मौजूद थे। कोरोना के खिलाफ जंग के बीच दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। रोजाना करीब 3000 नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं मरीजों का आंकड़ा 90,000 तक पहुंच गया है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली में 90,000 तक पहुंच चुका है कोरोना का आंकड़ा। तो वहीं देश भर में कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन डरावनी होती जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कब देश में कोरोना का पहला मामला सामने आया था, कब 1 लाख के आंकड़े को पार कर गया था और 1 लाख से 6 लाख तक पहुंचने में कितने दिन लग गए थे। यहां पर हम आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं। आप देखिए 30 जनवरी जब पहला मामला सामने आया था और उसके बाद लगातार आंकड़े बढ़ते हुए चले गए, जैसा कि इस लाइन के जरिए आप देख रहे हैं। और उसके बाद हिंदुस्तान में इस वक्त स्थिति क्या है वो लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 3 से 4 लाख केस 8 दिन में लगे। मुझे लगता है एक बार फिर से दोबारा हमारे दर्शकों को दिखाया जाए कि देश भर में कोरोना की रफ्तार इस वक्त क्या बनी हुई है। पहला आंकड़ा 30 जनवरी को सामने आया था, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम सब ने देखा लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बावजूद आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले गए और उसके बाद अनलॉक 1 हो या अनलॉक 2 हो, आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। लेकिन ये जो बड़े आंकड़े हैं, इसके पीछे दरअसल बात यह कही जा रही है कि ज्यादा टेस्टिंग होने की वजह से आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन कोरोना की रफ्तार पर लगाम पूरी तरह से कब लगेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन आंकड़ों के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की है कि अभी भी देश में कितने खतरनाक स्तर पर है कोरोना और आंकड़े लगातार बढ़ते हुए आगे की तरफ चलते हुए चले जा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश। आज शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। इस विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा दिखा। कमलनाथ सरकार में उनके 8 समर्थक मंत्री थे, जबकि शिवराज कैबिनेट में इस बार उनके 11 समर्थक मंत्री बनाए गए हैं। मैं राजवर्धन सिंह, प्रेम सिंह दत्ती, मैं इमरती देवी, मैं विजेंद्र प्रताप सिंह। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कमल खिलवाने की पूरी कीमत बीजेपी से वसूल ली है। आज शिवराज कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस के बागी सिंधिया समर्थक छाए रहे। महाराज के जिन 9 समर्थकों को शपथ दिलाई गई, इनमें इमरती देवी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्यवर्धन सिंह, ब्रजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडोतिया, सुरेश धाकड़ और ओपीएस भदौरिया शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट में पहले से 2 सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट मंत्री हैं ही, यानी शिवराज के 33 मंत्रियों में 11 सिंधिया खेमे से हैं। इसके अलावा बीजेपी विधायक और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया के सिर पर भी ताज सजा है। भाई जितने भी मंत्री हों, ये गणित का गेम नहीं, ये गेम है सेवा। खुशी होती है हम मुख्यमंत्री जी को मदद कर सकते हैं, बीजेपी को अच्छे से एक सुदृढ़ सरकार बना सकते हैं। सिंधिया परिवार का वर्चस्व मैम, पहले बीजेपी।
शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही अब 33 मंत्रियों में से 14 मंत्री ऐसे हैं जो विधायक नहीं हैं। नियमों के मुताबिक नवंबर से पहले इन्हें सदन का सदस्य बनना होगा, पर अभी इसकी चिंता नहीं दिखी। सारे मंत्रियों के चेहरे खिले हुए थे। शपथ ग्रहण के बाद कमलनाथ ने सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया। इसमें तंज भी था और सियासी बाजी भी। कमलनाथ ने लिखा, लोकतंत्र के इतिहास में मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल ऐसा मंत्रिमंडल है जिसमें कुल 33 मंत्रियों में से 14 वर्तमान में ही विधायक नहीं है। ये संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है, प्रदेश की जनता के साथ मजाक है। आज के मंत्रिमंडल के गठन में कई योग्य, अनुभवी, निष्ठावान भाजपा के विधायकों का नाम नहीं पाकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर बेहद दुख भी है। शिवराज कैबिनेट विस्तार में उमा भारती भी नाराज दिखी। उमा ने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और कहा, मेरी सलाह को दरकिनार किया गया। मुझे कांग्रेस की सरकार के विघटन होने और सिंधिया के पार्टी में आने से खुशी है, लेकिन जहां तक सवाल कैबिनेट विस्तार का है, वहां मेरी सलाह की अनदेखी की गई है। बहरहाल शिवराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती उपचुनाव में जीत दर्ज करने की है। कमलनाथ सिंधिया से मिले धोखे का सियासी जवाब देने के लिए कमर कसे हुए हैं। उपचुनाव में जिसका पलड़ा भारी रहेगा वही एमपी में राज करेगा। 28 मंत्रियों की इस शपथ ग्रहण में जब 11 मंत्री सिंधिया समर्थक निकले तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि आने वाले 24 विधानसभा सीटों में से 16 ऐसी विधानसभा सीटें जो ग्वालियर चंबल संभाग में आती हैं, उसे ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का यह पूरा खाका तैयार किया गया है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। चलिए मध्य प्रदेश से अब आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां सियासत गर्माती जा रही है। इसी साल वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। आरजेडी ने आज तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को जेडीयू के टिकट पर चुनाव में उतरने के अटकलों के बीच अपनी रणनीति तैयार की है। तेजस्वी यादव ने इसका काट निकाला है। क्या है वो काट, इस रिपोर्ट में देखिए। अब बिहार में ऐश्वर्या राय और करिश्मा राय के बीच सियासी टक्कर हो सकती है। दोनों बहनों का सियासी अखाड़े में आमना सामना हो सकता है। मंच पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास वाली कुर्सी पर बैठी हैं करिश्मा राय। करिश्मा आरजेडी में कुछ घंटे पहले ही शामिल हुई हैं। राजनीतिक पंडित करिश्मा को पार्टी में शामिल करने के तेजस्वी के फैसले को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। तेजस्वी जी की इन प्रेरणादायक विचारों से प्रभावित होकर मैंने आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में पार्टी से जुड़ने का निश्चय किया। पहले समझ लीजिए करिश्मा राय को पार्टी में शामिल करना तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक कैसे है। दरअसल करिश्मा राय तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन है। लालू परिवार को डर था कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू की तरफ से ऐश्वर्या राय चुनाव में उतर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी भाभी के सामने उनकी बहन करिश्मा राय को ही उतार देंगे। भाभी ऐश्वर्या को इस बार जेडीयू चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस बात की संभावना को देखते हुए तेजस्वी ने मास्टर स्ट्रोक खेला और ऐश्वर्या की बहन करिश्मा को पार्टी में शामिल कराया है। बहरहाल अगर चुनावी मैदान में दोनों बहनें एक दूसरे से टकराती हैं तो ऐश्वर्या बनाम करिश्मा की जंग बेहद दिलचस्प होगी। करिश्मा राय ऐश्वर्या के पिता और आरजेडी विधायक चंद्रिका राय के बड़े भाई विधान चंद्र राय की बेटी हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप और ऐश्वर्या के वैवाहिक संबंध खराब होने के बाद ऐसी अटकलें तेज हैं कि जेडीयू लालू परिवार को घेरने के लिए ऐश्वर्या राय को टिकट दे सकती है। इसी को ध्यान में रखकर तेजस्वी यादव ने बहन के सामने बहन को खड़ा करने की रणनीति बना ली है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच अब खालिस राजनीति भी बिहार में शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब खबर भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई, जहां अब आने वाली हैं प्राइवेट ट्रेनें। सरकार ने भारतीय रेल के निजीकरण के लिए पहला बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों से रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन यानी कि ट्रेन ऑपरेशंस का प्रपोजल मांगा है। रेल मंत्रालय ने 109 रूट पर 151 मॉडर्न ट्रेनों के लिए निजी आवेदन मांगे हैं। रेलवे ने देश भर में इसके लिए 12 क्लस्टर बनाए हैं। ये ट्रेनें अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। रेलवे की ओर से सिर्फ ड्राइवर और गार्ड मिलेगा, बाकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी की होगी। निजी कंपनियों के साथ ही अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा भारतीय रेलवे को भी देना होगा। ट्रेनें चला रहे हैं, एक तो जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर के थ्रू चलाने का प्लानिंग किया हुआ है, जो खाली 5% है, दैट इज नंबर 1।
दूसरा ये है कि जितनी ट्रेनें चल रही हैं उनके ये अलावा है, इन एडिशन है। हालांकि सरकार विपक्ष के निशाने पर है अपने इस पूरे फैसले को लेकर। आगे बढ़ते हुए बात सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस की करेंगे, जिसको लेकर मुंबई पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। पूछताछ का दौर जारी है। इसी कड़ी में अब फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को समन भेजा गया है, जिनसे पूछताछ की जानी है। बताया जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की 3 फिल्मों में सुशांत को काम करना था। पद्मावत, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी में सुशांत के काम करने की खबरें थी, लेकिन बाद में ये रोल सुशांत को नहीं मिला। कहा जा रहा है मुंबई पुलिस पूरे मामले को लेकर भंसाली से पूछताछ कर सकती है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जांच कर रही बांद्रा पुलिस ने अब निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली को समन्स भेजे हैं। संजय लीला भंसाली को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया है और उन्हें बांद्रा पुलिस स्टेशन आकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है। सूत्रों की माने तो संजय लीला भंसाली ने सुशांत को एक बड़ी फिल्म ऑफर की थी, पर सुशांत तब किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंधे हुए थे, इसीलिए ये फिल्म नहीं कर पाए थे। इसी बारे में पूछताछ करने के लिए बांद्रा पुलिस ने संजय लीला भंसाली को पुलिस स्टेशन बुलाया है, जहां पर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। कैमरा पर्सन किरण सबकाल के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक। इस पूरे मामले पर 28 से ज्यादा लोगों तक अब तक पूछताछ कर चुकी है पुलिस। आगे क्या होगा देखना रहेगा काफी महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हुए एक तरफ कोरोना काल है, लेकिन इस कठिन समय में एक अनूठी पहल अब ओरल हेल्थ समस्याओं से ग्रसित लोगों को सहायता, वो भी घर बैठे ही देगी, वो भी निःशुल्क। आइए जानते हैं इस शानदार सेवा के बारे में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।